नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अभी जो खबर आ रही है आज सुबह से अ, हमास के जो मुखिया थे, सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे इस्माइल हानिया, उनकी ईरान के अंदर हत्या हो गई। हत्या उस समय ये वो ईरान पे गए थे जहाँ पे नए ईरानियन प्रेसिडेंट का की जो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेना। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे बहुत ज्यादा पूरे क्षेत्र में एक हलचल मच गई। हमास ने कहा है वो इसका बदला लेगा। ईरान का स्टेटमेंट अभी वेट किया जा रहा है। मेरा ख्याल है उनके यहाँ मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। वो कैलिबर अकेले लेंगे बदला या मिलके जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है यानी हूती, हिजबुल्ला, हमास और दूसरी मलेशियाज जो है शिया मलेशियाज इराक में, सीरिया में, वो सब मिलके करेंगे या अलग अलग करेंगे, इसका अभी पता नहीं है। दूसरी बात ये कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है इसराइल के ईरान के लिए। इसराइल की एक, ये सभी जानते हैं कि ये एक मोसाद का ऑपरेशन था। ये भले उसको उसको जो है एग्जीक्यूट किसी ईरानी ने किया हो। ईरान में एक दो ग्रुप हैं जो बहुत मिलिटेंट हैं और इस रिजीम के बहुत खिलाफ है और उनको अमेरिका की और इसराइल की सपोर्ट यहाँ से मुजाहिदीन खल्क उसमें से इनके लोग भी वहां पे काफी मौजूद है। कई बार ये लोग असैसिनेशन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो इनको कंट्रोल करने में असमर्थ नजर आती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ये एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, बड़ा वेल नोन फेस था उनका। वो रशियन, चाइना तमाम जाते रहते थे, बड़े अरब लीडरों से मिलना उनका। वो काफी हार्ड लाइनर थे। उन्हीं ने हमास का जन्म उस वक्त हुआ जब पैलेस्टाइन अथॉरिटी कमजोर होने लगी। फतेह ने जो कुछ एग्रीमेंट किए थे इसराइल के साथ वो पूरे नहीं कर रहा था इसराइल, और धीरे धीरे उसकी वजह से उसका बेस खत्म होने लगा। और दूसरी तरफ ये भी था कि ये वो दौर था 90s का जब इस्लामिक रिसर्जेंट और इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप तमाम ऑपरेट कर रहे थे। अफगानिस्तान वार की बाद से शुरू हो गया। हमास एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है गाजा में इनका इलेक्शन इन्हीं ने जब से जीता, ये सबसे सत्ता में है। और ये इनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो है मुस्लिम ब्रदरहुड, अक़वान मुस्लिमीन। हम पहले भी इस बारे में काफी बात कर चुके हैं। अब ये देखना है कि टाइमिंग इस अटैक की बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 दिन पहले ही चाइना में ये तय हुआ था कि सारे पैलेस्टीनियन फैक्शन आपस में यूनाइट होंगे और मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। देखना ये है कि इनके असैसिनेशन से क्या यूनिटी और बढ़ती है या आपस में झगड़े बढ़ते हैं। उम्मीद की जा रही है कि यूनिटी और बढ़ती है। पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो है ये बहुत कमजोर है। काफी हद तक ये इसने अपने को अलाइन कर रखा है इसराइल के साथ इकोनॉमिकली, अदरवाइज ऑल्सो ये अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, इनसे इनकी फंडिंग भी आ रही है। तो ये इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये कि अभी कल भी एक बड़ा हाई प्रोफाइल असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है लेबनान के अंदर, बेरूत के सबर्ब में, जहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट हिजबुल्ला का लीडर कमांडर जो था उनके ऊपर अटैक किया। हिजबुल्ला का कहना यह है कि वो इसमें बच गए, 3 लोग मरे हैं, लेकिन जख्मी होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया था जहां के ऊपर इसराइल ने यह अटैक किया। इस्माइल हानिया के का जो असैसिनेशन हुआ है उनका जो, उसके लिए अभी तक इसराइल में कोई स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। इसराइल वैसे भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसराइल का मकसद क्या है? इसराइल का बेसिक मकसद ये है कि वो चाहता है कि ये युद्ध जो है वो पूरे क्षेत्र में फैल जाए, ऑल आउट वार हो जाए। और ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं जिसको वो आतंकवादी कहते हैं, अमेरिकन भी और यूरोपियन भी, और उनको ये सारे ग्रुप को
से एक एक करके न लड़ा जाए, बल्कि सबके साथ इनके साथ न लड़ा जाए, इनको ध्वस्त किया जाए। और उससे ज्यादा बात वो ये करते हैं कि ये जब तक ईरान वहां पे है, स्ट्रांग ये रिजीम है, तब तक इन ग्रुप को हराना भी मुश्किल है। तो इसलिए ईरान से पहले निपटना चाहिए। उन्हीं ने लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं। पहले तो उन्हीं ने ईरानियन प्रेसिडेंट की जो हेलीकॉप्टर क्रैश में हत्या हुई, बहुत से लोगों को इस बात का शुभ है कि शायद उसके पीछे भी इजराइल है, लेकिन इसकी पुष्टि ईरान ने नहीं की। कहा यही गया ईरान से कि हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश किया था। दूसरी तरफ ये थी कि ईरान की जो एम्बेसी थी दमस्कस में, सीरिया में, उसके ऊपर अटैक किया है, जिसके बाद में ईरान ने काफी स्ट्रॉन्ग अटैक किया, 200 से भी ज्यादा मिसाइल के साथ वहां पे। लेकिन वो जो अटैक था वो ईरान का एक मैसेजिंग था, अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का था, रियल टारगेट्स को हिट करने का नहीं था। और उन्होंने 3 टारगेट्स के पास जाके ये मिसाइल्स भी गिरे। ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनमें काफी एक्यूरेसी नजर आती है। जैसे कि जब वो चाहते हैं तो बेस के ऊपर भी अटैक करते हैं। हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकन बेस में उनकी हत्या के बाद, उनके कासिम सुलेमानी के बाद उन्होंने इराक में अटैक किया था, पिन पॉइंट जो चाहते थे वो भी एक तरह का मैसेज था। ईरान की बेसिक पॉलिसी है कि वो जंग नहीं चाहते। काफी मेहनत से अपने देश को सजाया बनाया है, डेवलप कर रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाएगा, तरक्की करेगा। ब्रिक्स भी तैयार हो गया है, नई करेंसी भी आएगी, उनका ट्रेड भी बढ़ेगा, तेल भी बढ़ेगा। ये उनके पूरी एक कारण ये भी है, इजराइल चाहता है कि इससे पहले के ब्रिक्स का नई करेंसी आए, और अमेरिका भी उससे बेपनाह चिंतित है। ईरान को रिजीम चेंज भले न हो, इतना डैमेज कर दो कि ईरान इंटरनली अपनी परेशानियों में इन्वॉल्व हो जाए, वो इस भूल जाए दूसरी तरफ देखना ग्रुप्स को। ये इनकी बेसिक पॉलिसी है। अब ये देखना है कि दूसरी बात ये है कि अब पीस टॉक्स तो जो हुई थी, बहरहाल वो इजराइल का जो बेसिक इंटेंशन है वो एक्सपेंशन ऑफ वॉर है, वो डायलॉग, सीज फायर, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता नेतन्याहू। ये अटैक जिस समय हुआ है उस समय कैरो के अंदर पीस टॉक्स के मसले चल रहे थे, उसी समय बीच में ये भी हो गया। इससे पहले कल वहां हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मारने का प्रयत्न किया गया। वो बार बार कहता है, अमेरिकन कहते हैं कि बात करो, टेम्परेरी सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका भी सीज फायर के हित में नहीं है। अमेरिका कहता है टेम्परेरी सीज फायर हो ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जा सके, होस्टेजेस को रिलीज किया जा सके। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं चाहता। दूसरी तरफ ये भी है कि इजराइल का जो नेशनल इंटरेस्ट है और अमेरिका के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो एक है। इसी के जितने ग्रुप है, मैंने पहले भी बताया, और ईरान समेत, ये अमेरिकन इजरायली पॉलिसी जो इस क्षेत्र में उसके विरुद्ध काम करते हैं। तो दोनों चाहते हैं कि इनको, मगर इस बात का है कि अमेरिका की ये सोच है कि कहीं जंग से ऑब्जेक्टिव पूरे ना हो, जैसे कि पहले इराक अफगानिस्तान में नहीं हो पाए, कहीं इस जंग से भी ना हो। और दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान कामयाब हो जाए तेल की सप्लाई डिस्टर्ब करने से, उससे रिसेशन पूरे क्षेत्र में यानी अमेरिका यूरोप में आ जाएगा और फिर ग्लोबल रिसेशन की बात हो जाएगी। अब ये देखना ये है कि इजराइल अकेले लड़ भी नहीं सकता, उसको इनकी मदद की पूरी जरूरत है। ये भी सही है कि अगर ईरान छेड़ भी देता है युद्ध, तो अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, इजराइल को प्रोटेक्ट करे और ईरान और इन ग्रुप्स के खिलाफ जम के लड़े। अब ईरान ने कहा यह है कि अगर हमारे पर अटैक होगा और इन अरब कंट्रीज से वो अटैक किया जाएगा, यानी अमेरिका के जो बेस हैं कतर और बहरीन में, तो हम उनके अमेरिकन एसेट्स जहां जहां हैं उनके भी हम अटैक करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, वो करेंगे, उनकी भी कर सकते हैं। ऑयल सप्लाई, तो जरूरी नहीं है कि पर्शियन गल्फ से ही तेल जाने को
पाए, इसलिए कि अमेरिकन शिप्स ऑलरेडी, अमेरिकन आर्मडा जो है, अमेरिकन वॉर शिप्स ऑलरेडी लेबनान की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी खबर में आया है, और वो पर्शियन गल्फ के आसपास भी उनका पहले से डिप्लॉयमेंट है, और उनका डिप्लॉयमेंट जो है वो रेड सी में भी है, लाल सागर में भी है, जहाँ पे हूती लगातार इजरायली अमेरिकन कमर्शियल शिपिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनको हिट कर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या होगा, बहुत सी चीजें हैं, देख आने वाला समय बताएगा, इसी के वक्त बताना बड़ा मुश्किल है। ये तय है कि ईरान रिस्पॉन्स जरूर करेगा, कितना करेगा शायद, इसी के पिछला जो मैंने बताया कि वो मैसेजिंग था, रिस्पॉन्स से पहले ही उन्हीं ने अरब देशों को अपने और अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए ज्यादातर अमेरिकन और फिर उसके बाद अरब देशों ने इसराइल को भी इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद वो अटैक हुआ था। अब ये है कि ये जंग तो फिर अगर होती है तो आर पार की ही जंग होगी, बहुत देर तक डिस्ट्रक्शन होगा इसके अंदर, इसलिए कि इसराइल अमेरिका बहुत शक्तिशाली है। ये जो है इनकी जो नीति होगी, वो ये नीति होगी जहां जहां ईरानियन फोर्सेस हैं उनको वहीं ध्वस्त कर दो, इतनी बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग, बस ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जिसकी कोई किसी अरब देश के पास नहीं, जो उनके पास है। फिर उसके बाद ये भी है, अगर ईरान बहुत ज्यादा बोलेगा तो मैंने पहले भी कहा था कि पहले भी मैंने कहा था कि अगर ऐसा पहले होगा तो वो न्यूट्रॉन बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसराइल के पास है, ये छोटे बॉम्ब है और बेइंतहा इसमें रेडिएशन होता है, लेकिन कम समय के लिए होता है, लेकिन जहां गिरता है वो विनाश कर देता है। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान के पास भी इतनी शक्ति है कि वो इसराइल के बहुत से ठिकानों पे टारगेट कर सकते हैं, उनके एलाइज भी हैं, अब वो कौन कितना कर पाएगा ये समय बताएगा। हालात बहुत बिगड़ गए हैं, हम लोग को थोड़ा और वेट करना चाहिए, कब इसका किस रुख ये जंग जाती है। तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है तो भारत समेत सभी देशों का बहुत नुकसान होगा, इकोनॉमिक पे भारत की भी सीधा असर पड़ेगा। आज के इस पॉडकास्ट में इतनी बात करेंगे, जल्दी एक नए सब्जेक्ट पे आपसे रूबरू। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे भी प्रमोट कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखिए। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया था, तो बेसिकली कल 4 बजे आना था, लेकिन मैं टेक्निकली इतना सेवी नहीं हूँ, उसको अपलोड नहीं कर पाया, मुझको अभी पता चला कि वो आज किया गया है। बहरहाल उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन काफी अच्छी है, अगर आप पढ़ेंगे तो उनसे बहुत सी इंफॉर्मेशन का पता चलेगा। मैं जो अपने वीडियो बनाता हूँ वो बेसिकली जो होते हैं एक क्लास की तरह होते हैं, कि हम बैकग्राउंड में भी जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है, क्या हो सकता है, कैसे होगा। भविष्य की बातें मैं नहीं करता, इसलिए भविष्य मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना, सोचता कुछ है, होता कुछ है। वॉर भले हो, लेकिन वॉर से मसले हल नहीं होते, अभी तक का रिकॉर्ड ये। धन्यवाद आपका।